PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब करने पर कीमत चुकाना पड़ी। अब मैं खुद बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी करूंगा। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में PTI मजबूत होकर सामने आएगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। रवां बरस गैर मुल्की कर्जों की मद में अदायगी 12 अरब 27 करोड़ डॉलर है। इस हिसाब से PTI के 5 साल में इस मद में अदा की जाने वाली रकम 55 अरब डॉलर के करीब होगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल दौर में सिर्फ 27 अरब डॉलर अदा किए। वजीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। बढ़ते गर्दिशी कर्जे साबिक हुकूमत का कारनामा। हम माजी की गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। नून लीग ने महंगे दामों LNG दरामद की। महंगे तवानाई मंसूबों से बिजली भी महंगी हुई। अवाम और हुकूमत माजी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। वजीर तवानाई हमाद अजहर। महंगाई पर काबू पाना पहली तरजीह है। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए बुनियादी अशिया पर 30% रियायत दे रहे हैं। भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब करने पर अरकान का शुक्रगुजार हूँ। तौक़ुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान की मुलाकात। अफगान सूरत हाल और मौसर सरहदी निज़ाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इंसानी बहरान से निपटने के लिए मजबूत इक़दाम करना होंगे। आर्मी चीफ। भारत इलाके पर गलबे और जंगी जुनून में बदमस्त। रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 पंजाब सेक्टर में तैनात करना शुरू कर दिया। चीन के साथ सरहदों पर भी मिसाइल डिफेंस शील्ड नस्ब की जाएगी। भारतीय हुक्काम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए CPEC की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। मंसूबे में मौजूद खुसूसी इक्तिसादी जोन्स मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए गेम चेंजर हैं। सरमायाकार के तमाम मसाइल दूर करना पहली तरजीह है। मुआविन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर का लाहौर में तकरीब से खिताब। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सानहा सियालकोट की सख्त मजम्मत। सानहे में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को कानूनी अमल के जरिए करार वाकई सजा देने का मुतालबा। मुश्किल सूरत हाल को इंतहाई खुश उसलूबी से निपटाने के लिए हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। कानून हाथ में लेना रियासत और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अय्याज और हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में इंतहाई तेजी से फैलने वाली वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मरज में वो लोग भी मुब्तला हो रहे हैं जो वैक्सीन की न सिर्फ मुकम्मल खुराकें हासिल कर चुके हैं बल्कि बेशतर ने तो बूस्टर्स भी लगवा लिए हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतों से बचने के लिए हद दर्जा एहतियात और वैक्सीनेशन नागुज़ीर है। आलमी इदारा सेहत। सवात में बुद्ध मत इबादतगाह के 300 कब्ल मसीह के खंजात दरियाफ्त। कदीम सिक्के और मोहरें भी बरामद। हिंदुओं के मंदिर के आसार भी नमूदार। कसी सकाफती इस इलाके में मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त की बुलंद सतह पाई जाती थी। मुहक्किकीन का ख्याल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मामूल की जिंदगी मुतासिर। अताबाद झील और नदी नालों में पानी जमने लगा। बल्तिस्तान की मंठों का आबशार मौसम की शिद्दत के आगे बेबस। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात गए और सुबह के वक्त शदीद धुंध। अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। भारत और जापान मध्य मुकाबले। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। और इटली में फ्री स्टाइल स्की वर्ल्ड कप मुकाबले। स्वीडन की सांद्रा की रवां सीजन में छठी कामयाबी। स्वीडिश स्कीयर चैंपियनशिप टेबल पर 550 पॉइंट्स के साथ सरे फेरिस। मर्दों का मुकाबला फ्रांस के वेस्टीन मेडोल के नाम रहा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, जिसकी उन्हें कीमत चुकाना पड़ी। उन्होंने कहा कि गलत उम्मीदवारों का इंतखाब इस सूरत हाल का सबब बना। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीटीआई की हिकमत अमली की निगरानी करूंगा। उनका कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में पीटीआई मजबूत होकर सामने आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हतमी नताइज में ताखीर का सामना है। इतवार को पहले मरहले में 17 अजला में होने वाले इंतखाब में सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर खान आफरीदी। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में से जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 13 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 तहसीलों पर कामयाबी समेटी है। अवामी नेशनल पार्टी ने 5 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि एक नशिस्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। पिशावर की तहसील चमकनी की नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर खान ने, जबकि तहसील मथरा की नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के फरीदुल्ला खान ने जीती। पिशावर के मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर की नशिस्त का हतमी नतीजा बास पोलिंग स्टेशनों पर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से पोलिंग का अमल तातुल का शिकार होने की वजह से रोक दिया गया है। सवाबी की 4 तहसीलों के नताइज के मुताबिक तहसील सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अताउल्ला, तहसील टोपी में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद रहीम, तहसील रजड़ में अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम हक्कानी और तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान कामयाब हुए हैं। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में JUIF के हमजा आसिफ खान, तहसील चारसदा सिटी पर JUIF ही के अब्दुल रऊफ, जबकि तहसील तंगी की नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फयाज अली कामयाब हुए हैं। जिला मर्दान में सिटी कौंसिल और तहसील गढ़ी कपूरा की नशस्तें अवामी नेशनल पार्टी ने जीती हैं। जिला बुनीर की 6 में से 4 तहसीलों के गैर हतमी नताइज के मुताबिक गदेजई तहसील की नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर आलम और चगरजई तहसील की नशस्त PTI ही के शरीफ खान ने जीती। तहसील डगर और तहसील गगरा की नशस्तें भी PTI के हिस्से में आई हैं। बनू में सब डिवीजन वजीर के हलके से मस्तू खान ने JUI के टिकट पर कामयाबी हासिल की। कोहाट सिटी काउंसिल की नशस्त पर JUIF के शेर जमान, जबकि तहसील लाची की नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद एहसान ने कामयाबी हासिल की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि कोरोना के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत मकामी सतह पर महंगाई का मुकाबला करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वो भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपसे शेयर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का, इमरान खान का, जिसने मुझे ये टिकट दी, और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं और जो KP के लोग हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये एतमाद किया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ हम लेके आएंगे ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिज़नेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और KP से पहले शुरू की हैं। अब KP है, बलूचिस्तान है, बिकॉज ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं और इधर हम करेंगे। और ये छोटे प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सालों में मजमूई तौर पर कर्जों की अदायगियाँ तकरीबन $55 अरब होंगी, जबकि नून लीग ने अपने 5 सालों में $27 अरब की अदायगियाँ की। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ इस साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी $12.27 अरब है और तकरीबन $12.5 अरब की अदायगी 2023 में करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने राना इमरान सलीम के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI के मुतबादिल हैं तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। उन्होंने PTI की लीडरशिप और कारकुनान पर जोर दिया कि इस सूरत हाल में ज़ाती इख्तलाफात को पस पुश्त डालें और इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें। इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा।
वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि बढ़ते गर्दशी कर्जे गुज़िश्ता हुकूमत का शाखसाना है, हम माजी की गलतियाँ सुधारने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में LNG के महंगे दामों दरामद की जाती रही है। नए और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगाने से पुराने बिजली घरों का किराया ख़त्म नहीं हो जाता और ख़र्चा ख़त्म नहीं हो जाता, और जितनी आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगाएंगे और उनका किराया हर साल देना पड़ेगा, चाहे उन्हें चलाएं या ना चलाएं, तो इसका सारिफ के ऊपर बोझ आता है। मसलन 2013 में 180 अरब रुपये बिजली घरों का किराया था, वो अब बढ़ के इनके किए हुए सौदों की वजह से 800 अरब रुपये सालाना हो चुका है, और ये चंद सालों में बढ़ के 2500 अरब से भी तजावज़ कर जाएगा। तो इस सारे का बोझ जो है वो सारिफ पे आता है। जनूबी एशियाई इलाक़ाई ताउन की तंजीम साक के सेक्रेटरी जनरल 22 से 25 दिसंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि मार्च 2020 में अपना ओहदा संभालने के बाद सार्क सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा से मुलाकात के अलावा दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि सार्क के बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान तंजीम के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने खित्ते में ताउन, बाहमी एतमाद, समाजी और सकाफती तरक्की के सार्क के मकासद के हुसूल में अहम किरदार अदा किया है। मुआवन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर ने कहा है कि सरमाकारों के लिए पाकिस्तान में बहुत से मौक़े मौजूद हैं। मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों की सहूलत के लिए सीपैक गेम चेंजर साबित होगा। लाहौर में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें IT, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबे की जानिब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सरमाकारी बोर्ड और सीपैक अथॉरिटी सरमाकारी में इजाफे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। खालिद मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। सीपैक मनसूबे में खुसूसी इक्तसादी जोन्स मौजूद हैं। मुआवन खुसूसी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के सरमाकारों के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। सरमाकार के तमाम तर मसाइल दूर करना हमारी पहली तरजीह है। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन का कहना है कि तारिकीन वतन के मसाइल को उजागर करने के लिए जमेरात को ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 1000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी शिरकत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तारीख में पहली मरतबा वोट का हक मिला है। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता 90 रोज़ में तकरीबन 1200 तारकीन वतन के मसाइल हल किए गए। इसके अलावा तारकीन वतन के साथ राबते के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का भी इजरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टेफ्टा के इदारे में ओवरसीज़ को तरबियत दी जाती है, जबकि LDA और टेफ्टा में ओवरसीज़ के लिए खुसूसी डेस्क भी बनाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर एजाज़ आलमी की सरबराही में मसीही वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने अक़लियती बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए हैं और पंजाब में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कमीशन बनाया जा रहा है, जिसका मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल अक़लियतों के लिए बजट में 5 गुना इजाफा किया गया है और अक़लियती बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रखे गए हैं। वज़ीर आला ने वफ़द को बताया कि अक़लियती बरादरी के लिए मुलाजमतों के लिए मुख्तस 5% कोटे के तहत भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। वफ़द ने अक़लियती बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए पायदार इक़दामात की तारीफ़ करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने अक़लियती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल काम किए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। ये बात गवर्नर ने रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और नाज़िम हुसैन शाह समेत मुख्तलिफ वफूद से बातें करते हुए कही, जिन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में उनसे मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अफगान आवाम की मदद करके दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सकता है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुआशरे में अमन और भाईचारे की फ़ज़ा के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है, ताकि सियालकोट सानहे जैसे वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दूसरे उलमा ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार को सराहा।
ناظرین کچھ بات کریں گے بھارت کے جنگی جنون اور علاقے میں غصبے کی خواہش کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے پنجاب سیکٹر میں اپنا میزائل دفاعی نظام S-400 تعینات کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کے سرکاری ذرائع کے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے کہ S-400 میزائل دفاعی نظام کا پہلا اسکواڈرن اس وقت پنجاب سیکٹر میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ روس نے بھارت کو S-400 میزائل دفاعی نظام کی فراہمی شروع کر دی ہے، جس کا پہلا یونٹ مغربی محاذ کے قریب تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق S-400 اسکواڈرن کا پہلا حصہ بھارت پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور اسے ایسی جگہ پر تعینات کیا جائے گا جہاں سے وہ پاکستان اور چین کی فضائی حدود دونوں سے خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں پکڑو اور قتل کرو کی پالیسی دوبارہ شروع کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں سری نگر، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں جعلی مقابلوں میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان تاریک دنوں کو یاد کیا جب بھارتی فوجیوں نے 90 کی دہائی میں اپنے زرخرید ایجنٹس کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور فسطائی حکمرانوں نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں کی پالیسی کو بحال کر دیا ہے۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی نے سری نگر سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے منصوبے کو مقبوضہ علاقے کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تہذیب، تاریخ اور ثقافت کو نقصان پہنچانے کی مذموم سازش قرار دیا ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سانحہ سیالکوٹ کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس سانحے میں ملوث تمام ملزمان کو قانونی عمل کے ذریعے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کی صدارت میں ہونے والے اسلامی نظریاتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں اس مشکل صورتحال کو انتہائی خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز اور نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینا ریاست اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ریاست کبھی کسی کے آگے سرنگوں نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی وحشت اور دہشت اور بربریت جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ انتہا پسندی ایک دن میں نہیں آئی ہے، تو اس کے اوپر جو علماء کا کردار ہے انشاءاللہ وہ علماء ادا کریں گے۔ آپ لوگوں کا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی مسئلہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے، تو ہم نے جو ماہرین بلائے ان ماہرین کے ساتھ ہمارا مسلسل مشورہ اور مسلسل تعامل رہے گا اور انشاءاللہ اس موضوع کو ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے ہم ایڈریس کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد غیر ملکی وفود کی واپس روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملائیشیا اور نائجیریا کے وفود کے اراکین بھی اپنے ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے حکام نے وفود کے اراکین کو رخصت کیا۔ افغانستان کی سرزمین سامراجی قبضوں، اندرونی خلفشار اور اپنے جغرافیائی خد و خال کے باعث سالہ سال سے بحرانوں کا شکار رہی ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی 20 سالہ مہم جوئی کے بعد آزاد افغانستان کے عوام ایک بار پھر انسانی بحران سے دوچار اور کسی ممکنہ المیے سے بچنے کے لیے اسلامی ممالک اور عالمی برادری کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان اور افغانی عوام کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے اور OIC ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی ہے۔ صادق بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ وقت کے دھارے اور عالمی استعمار کے ارادوں نے ہمیشہ افغان سرزمین پر اپنی پسپائی کی خفت کا درد سہا ہے، مگر جنگ اور قبضے کی ان ریشہ دمانیوں نے ہمیشہ افغانستان اور افغانیوں کو درد، تکلیف، معاشی بدحالی، غربت اور دیگر انسانی بحرانوں سے دوچار کیا ہے۔ افغان سرزمین قابض قوتوں سے اب افغانوں کے کنٹرول میں ہے، مگر عالمی برادری کی بے رخی نے آزاد افغان عوام کو حالات کے بے رحم تھپیڑوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے عالمی سطح پر، دنیا کی ہیومینٹی کی کانشینس پر، ضمیر پر، کہ وہ کس حد تک ایک بڑی طاقت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح کے کرائسس پیدا کرے۔ ایسے میں پاکستان نے ایک بار پھر اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے بھرپور سفارتکاری کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور سفارتی نمائندوں کو خصوصی اجلاس کے لیے اسلام آباد میں جمع کیا۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے کہ ہم نے
इतना बड़ा इवेंट इतनी मुश्किलात के बावजूद अफ़गानों के साथ सॉलिडारिटी की खातिर किया है। ये वक्त है इस्लामी उम्मा के आगे बढ़ने का, अपने अफ़गान भाइयों के दर्द बांटने का, ताकि इंसानी तबाही के बढ़ते ख़तरात के ख़िलाफ़ अखुवत और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की जाए। इस खुसूसी इजलास में अमरीका और मगरबी नुमाइंदों को भी बुलाया गया ताकि आलमी बिरादरी भी अफ़गानिस्तान के इस इंसानी बुरहान के ख़ात्मे में अपना किरदार अदा करे। एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान के 60% लोगों को भूख के बहरान का सामना है। 32 लाख बच्चे और 7 लाख ख़वातीन शदीद ग़िज़ाई किल्लत से दो चार हैं। मुस्लिम उम्मा ने एक बार फिर आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान में सेहत, तालीम, खुराक, ज़रूरी बहाली, तामीर नौ, तरक्की और इंसानी मुआवनत के लिए हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए मुस्बत किरदार और बेलौस जज्बे को भी सराहा। नाज़रीन, OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास को आलमी सतह पर भरपूर वज़ीराई हासिल हो रही है। चीन, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने इजलास को कामयाब और नतीजा खेज करार दिया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने OIC के गैर मामूली इजलास के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि OIC का अफगानिस्तान पर गैर मामूली इजलास नतीजा खेज रहा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का कहना था कि इजलास में ट्रस्ट फंड के क़याम और OIC के खसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर अहम इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कमेनारा ने अपने ट्वीट में OIC के गैर मामूली इजलास को कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन का अमला दिन रात काम करके UN और दीगर शराकतदारों के जरिए ज़रूरतमंद अफगानों तक इमदाद पहुंचाता है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात बाइसे एजाज़ है, जिसमें उन्होंने इजलास की मेज़बानी पर उनकी क़यादत को सराहा। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से भी मुलाकात की। इस मौके पर डिजिटल इकानमी और कौमी ख़बररसा इदारों में मुमकिना इश्तराक समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान को इंसानी तबाही से बचाने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट से गुफ्तगू में कही। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी नुमाइंदे के दरमियान रावलपिंडी में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत पर थॉमस वेस्ट का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अफगानिस्तान सूरत हाल और पाक अफगान सरहद पर इंतजाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म को दोहराया। थॉमस वेस्ट ने OIC इजलास के इनेकाद के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने साबिक़ सदर हामिद करज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ा हुकूमत के करप्शन से मुतालिक बयान से अफगानिस्तान की तौहीन नहीं हुई। आपको बताते चलने के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास में अपनी तकरीर में ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दाइश के ख़तरे का सामना है। अफगानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया था कि ये अफगानों के दरमियान बेचैनी फैलाने की कोशिश है। इस्लामाबाद में OIC के इजलास में शिरकत के बाद काबुल वापसी पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान में तौहीन की कोई बात नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अफगानिस्तान की साबिक़ हुकूमत पर तनकीद की। मेरा ख्याल है कि साबिक़ा अफगान हुकूमत के अहदेदारों की तरफ से दिया गया रद्द-ए-अमल उनकी मजबूरी थी। आपको बताएं कि तुर्की और कतर के हुक्काम ने दोहा में मुलाकात की है, जिसके बाद वो तालिबान हुक्काम के साथ काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के मामले पर बातचीत करेंगे। ये बात तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चोशोगलू ने बताई है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का इंतजाम संभालने के बाद तुर्की इस बात का इज़हार कर चुका है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के लिए तैयार है, बशर्ते के सिक्योरिटी के हवाले से उसकी शराइत पूरी की जाएँ। काबुल एयरपोर्ट दुनिया के साथ राबते का एक अहम ज़रिया है, जहाँ के मामलात मुश्किलात का शिकार हैं। उधर फिलिपाइन में राय साइक्लोन से हलाकतों की तादाद 375 हो गई है। लापता होने वाले 56 अफराद की तलाश जारी है और 500 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी भी हुए हैं।
قدرتی آفات سے 7,80,000 شہری متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ طوفان کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جو متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش اور شدید تباہ کاریوں کا موجب بنا ہے۔ کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کی نئی جینیاتی قسم اومیکرون نے دنیا بھر میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والی وبا کی شکل اختیار کر لی ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اس مرض میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو رہے ہیں جو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی نہ صرف مکمل خوراکیں حاصل کر چکے ہیں بلکہ کئی اضافی بوسٹرز بھی لگوا چکے ہیں۔ وبا کا یہ پھیلاؤ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور لوگ خریداریوں میں مصروف ہیں اور تعطیلات اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ گزارنے کے لیے زمینی، بحری اور فضائی ذرائع سے سفر کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس اڈھانم نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ اس وقت تک دنیا کے 77 ملکوں میں اومیکرون کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پریشان کن بات تو یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ گزشتہ تمام جینیاتی اقسام کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ مہلک نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بعض حکومتیں اومیکرون کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ سفری پابندیوں کا طریقہ کار بھی اختیار کر رہی ہیں۔ پابندی کی فہرست میں شامل ہونے والے دیگر ملکوں میں بیلجیم، جرمنی، ہنگری، اٹلی، مراکش، پرتگال، سوئٹزرلینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 42,506 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 270 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.63% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک جان کی بازی ہار جانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 28,882 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وبا سے متاثرہ 297 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت کورونا سے متاثرہ 9,557 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 643 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ معروف ڈاکٹر طاہر شمسی کراچی میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کو برین ہیمریج کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جو گزشتہ کئی دنوں سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر نجم مسجد ٹیپو سلطان روڈ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر طاہر شمسی نے 1996 میں ملک میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کرایا اور بون میرو کے کئی آپریشن کی اور 100 سے زائد تحقیقی مضامین بھی لکھے۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی ایک غیر سرکاری تنظیم ڈاٹ گریڈز ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے 2016 میں ڈاکٹر طاہر شمسی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے معروف ماہر امراض خون پروفیسر ڈاکٹر طاہر شمسی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر شمسی نے طب اور تحقیق کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ مرحوم کی بون میرو ٹرانسپلانٹ اور خون کے کینسر جیسے امراض کے علاج میں خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ صدر مملکت نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا کی۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی، جہاں حکمرانوں کی بے حسی کے باعث عوام بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ 13 برس سے پیپلز پارٹی اس شہر پر حکمرانی کر رہی ہے، مگر ناقص منصوبہ بندی اور سنگین غفلت نے شہر کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ محمد زبیر الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی پر موجودہ ارباب اختیار کی عدم توجہی نے اب اسے کسی اور ہی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کچرا کنڈی کے یہ مناظر کسی کچرے کی مخصوص جگہ یعنی لینڈ فل سائٹ کے نہیں، بلکہ 2 سال قبل تک حسین آباد کے قدیم ترین علاقے میں موجود خوبصورت پارک کو زبردستی عارضی کچرا گھر میں تبدیل کرنے کے ہیں، جو کہ صوبائی سطح پر سالڈ ویسٹ بورڈ سمیت صوبائی اداروں کی کارکردگی اور ان کی نیتوں کی بھی عکاسی ہے۔ کچرا ڈلتا ہے جب بدبو آتی ہے، اٹھتا ہے جب بدبو آتی ہے۔ سندھ حکومت سے ہم اپیلیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو 89 کی اس کی پکچرز دکھا دوں اس پارک کی، تو آپ بولیں گے یہ پارک ایسا تھا اور اب اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ گھر پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یہاں پہ گھر قریب ہے ہمارے، بدبو آ رہی ہے یہاں پہ۔ المیہ یہ ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ رہائشی علاقے میں پارک کی جگہ پر کچرا کنڈی گھر بنا دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کا ادراک صرف کچرا اٹھانے کے حوالے سے اقدامات سے کیا جائے تو اب تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 18 اجلاس کر چکا ہے، تاہم کچرا ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شہرت کے لیے
कोई भी मौका हाथ से ना जाने देने वाले जिम्मेदार सूरत हाल की नज़ाकत पर पहलू तही करते हुए अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज ही करते रहे हैं। शहर का हर इलाका ही कमो बेश कचरा कुंडी की अमली मिसाल पेश कर रहा है। तमाम तर इख्तियारात के बावजूद नीयतों का हेर फेर कहिए या कानूनी तौर पर इख्तियारात सल्ब करने की ख्वाहिश, गुज़िश्ता दिनों सूबाई असेंबली में अपनी मर्जी के इख्तियारात की तोसी पर अब हर सिम से नापसंदीदगी का इजहार और एहतजाज हो रहा है। इस कानून के मुताबिक न वो उनको ट्रांसपोर्ट दे सकता है, न वो उनको सेहत दे सकता है, न उनको तालीम दे सकता है, न उनको पानी दे सकता है, न उनको साफ माहौल दे सकता है, न उनको नौकरियां दे सकता है। इस निजाम को मुस्तरद करते हैं। जब तक सूबाई हुकूमत की सफाई नहीं होगी ना, जब तक कराची के अंदर सफाई नहीं हो सकती है। अदरवाइज तो आप तैयार रहें, दिमागी तौर पर रहें कि अगर ये 100 साल भी रहेंगे, 100 साल भी सूबे सिंध का यही हाल रहेगा। इस गंदगी के बायस कारोबार करने वाले अफराद भी माशी तंगी का गिला कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत लाड़काना को बेहतर कर लेती या नौशेरो फिरोज को या जड्डो को या सिंध के दूसरे छोटे शहरों को भी सही कर लेती तो अफसोस ना होता। जरूरत इस अम्र की है कि माशी मरकज की रौनक के बहाल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर सफाई सुथराई के खातिर खा और दूर रस इंतजाम किए जाएं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शहर कायद से मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते चलें कि मेगा सिटी कराची में जहां वफाकी हुकूमत ने मुतादिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, वहीं सिंध हुकूमत ने शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। हमारे साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से PTV के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं अपनी नुमाइंदा नौरीन आसिफ से, जो इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद है। नौरीन, बताइएगा लियाकताबाद में क्या सूरत हाल है, इलाके की मकीन सफाई के हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद में। ये कराची का बहुत पुराना इलाका है और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर कयाम किए हुए है। यहाँ के घर, तंग गलियाँ, कूड़ा करकट, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। अभी भी जाके देखें, गंदी गलियाँ, पूरा वहाँ तक ऊपर तक कचरा है। यूसी में आते हैं, यूसी वाले बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं है, बल्दियाती निज़ाम जब आएगा जब हम करेंगे, बजट नहीं है हमारे पास। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आके पूछे, कोई भी यहाँ देखे कि ये लोग यहाँ पर किस हालात से गुजर रहे हैं, सफाई हो, सफाई सुथराई के कोई इंतजामात हो, ताकि गंदगी से, बीमारियों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया नौरीन, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब आपको बताते चलें कि एक और रिपोर्टर हमारे इस वक्त ज़मीर अब्बास मौजूद हैं कराची के एक और इलाके में, उनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। बताइएगा हमें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त मैं नाज़िमाबाद 3 नंबर में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि वो बताएं कि आया इस जगह पे यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ कैसे चली होती हैं। बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हो, ये इतना कचरा पड़ा है, इतना ताफुन है, किस तरीके से काम कर पाते हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल हो जाती है जनाब, यहाँ पे कचरा इतना है, इतनी बदबू आती है। जब कचरा उठता है तो यहाँ पे मच्छर आते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। आते हैं बल्दिया वाले, लेकिन वो अपने मर्जी से थोड़ा बहुत करके चले गए। ये ऊपर देख रहे कचरा, ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि अक्सर बेशतर कचरा उठाने के हवाले से गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो पा रही। बिल्कुल, कचरा उठाने के हवाले से जो इंतजामिया की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद खान, नाज़िमाबाद में मौजूद हैं, जहां कचरा कुंडी ने पार्क की खूबसूरती ख़त्म कर दिया और शदीद ताफुन के बायस लोगों ने पार्क में आना भी छोड़ दिया है। जी ज़ीशान अहमद, बताइएगा आप गंदगी और ताफुन से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? मैं जिस जगह में खड़ा हूँ तो यकीन कीजिए, जो ना कोई स्कूल बचा है, ना कोई प्ले ग्राउंड बचा है। बच्चों का प्ले ग्राउंड है, पीछे बच्चे खेल रहे हैं और इस वक्त कचरे के ढेर उसके सामने मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त कराची में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम हैं, जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आए दिन गटर भरते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर गटर का पानी इतना खड़ा हुआ था कि गलियों में घुसा हुआ था। कराची को कचरे का ढेर बनाया हुआ है। यहाँ कौन पूछने वाला किसी को, कराची पूरा ही कचरे का ढेर बना हुआ है, एक जगह थोड़ी है सिर्फ। इलाका मक्की गंदगी गलाजत के ढेर में रहने पर मजबूर है, ताफुन का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने अपने 13 साल दौर हुकूमत में कुछ नहीं किया, बल्कि कराची को मजीद गंदगी गलाजत और कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें नाज़िमाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे न्यू कराची की, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुहेल जमाली मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो मौजूद सबा चौक है और उसमें जो एक पार्क है उसको बहुत ज़्यादा गंदा है, वहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और बहुत तवील अरसे से यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। सुहेल जमाली, हमें बताइएगा जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है?
جس طرح پورے کراچی کی حالت بری ہے صفائی اور ستھرائی کی صورتحال کے حوالے سے، یہ سبا چورنگی بھی اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں پر منوں ٹنوں کچرا روزانہ جمع ہوتا ہے۔ یہاں پر آنے جانے والوں کو، خواتین کو، بچوں کو، نمازیوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ وزیر بلدیات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی کراچی بھی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے۔ جب کراچی 70% رینیو آپ کو دیتا ہے تو شہر کے کراچی کا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ وہ حق دے کراچی کو جو حق ہے کراچی کا۔ سندھ گورنمنٹ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، یہاں کے ادارے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹاؤن کی گاڑیاں آفس میں کھڑی ہیں، سڑ رہی ہیں، مگر کچرا اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جی، جس طرح یہاں پر اہل محلہ نے بتایا کہ یہاں پر کچرے کی بہت بری صورتحال ہے کہ کچرا اٹھانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، اور کوئی ایسا نظام ضرور بنائے کہ جس سے لوگوں کو اس کچرے سے اور اس گندگی سے، اس تعفن سے نجات دلائی جا سکے۔ بہت شکریہ سہیل جمالی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور بہت طویل عرصے سے وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے اور اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک پراپر نظام کی وہاں پر ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاسی ابلاغ کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستانی عوام کی واحد امید ہے۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا قلعہ تھا اور رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے بیان پر اپنے رد عمل میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ گزشتہ 8 برس سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی مقبول ترین جماعت ہے، لیکن نااہل لیگ کے امیدواروں کا مرکز بلدیاتی الیکشن ہے۔ نون لیگ کا خیبر پختونخوا سے صفایا ہو گیا اور اب وہ صرف پنجاب کے چند حلقوں کی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے فیز کی ناکامی پر خوش ہونے والے کل ہماری جیت پر آنسو بہاتے ملیں گے۔ اور ناظرین، پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری کے قلم کا شاہکار ہے۔ رومانوی شاعر اور متعدد جرائد کے ایڈیٹر حفیظ جالندھری نہ صرف قومی ترانے کے خالق تھے بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر کا ترانہ بھی لکھا۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری کی 39ویں برسی پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن حفیظ جالندھری 14 جنوری سن 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ وہ تقسیم کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ انہوں نے سخت محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنائی۔ حفیظ جالندھری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ ان کی تصانیف میں نغمہ زار، تلخ بشیری، یاد ایام، تصور کشمیر، چراغ سحر، سوز و ساز اور شاہ نامہ اسلام کو خوب شہرت ملی۔ رومانوی شاعر حفیظ جالندھری خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جو غنائیت پر پورے اترتے ہوں۔ حفیظ جالندھری کو ان کی ادبی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری 21 دسمبر 1982 کو 82 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں کرسمس کے حوالے سے تقریب ہوئی جس میں مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب میں ننھے مسیحی طالب علموں نے ٹیبلوز پیش کر کے محبتوں اور امن کا پیغام عام کیا۔ اسکول کے بچوں نے کرسمس کے گیت گائے اور خوشی میں رقص کیا۔ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کا تہوار امن کی نشانی ہے۔ ہمیں پیار اور محبت پھیلانے کے لیے قدم بڑھانے چاہیے۔ اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اور ناظرین، ہر علاقے کی کچھ خاص روایات اور تہوار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ بلتستان کی ایک پہچان اس کا خوبصورت جشن میفنگ بھی ہے جو ہر سال روایتی انداز میں منایا جاتا ہے۔ اور اس خوبصورت تہوار کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں نثار مہدی۔ زندہ قوموں کی پہچان ثقافت سے ہے اور ہر قوم کی اپنی الگ ثقافت ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی دوسری قوموں کی طرح سرزمین بلتستان میں بسنے والے لوگوں کی ثقافت اور روایات بھی منفرد اور بے مثال ہے۔ بلتستان کے روایتی تہواروں میں میفنگ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک قدیم تہوار ہے جو ہر سال 20 دسمبر کی رات کو منایا جاتا ہے۔ اس رات کو بلتستان کے باسی خون جما دینے والی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس جشن کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ، نوجوان اور بچے سارے بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں۔ 21 دسمبر دراصل تبتی جنتری کے مطابق نئے سال لوسار کا پہلا دن ہے۔
ये त्यौहार इस हवाले से भी अहम है कि 21 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का घटना शुरू हो जाता है, जो कि इस यखबस्ता मौसम से नबरत आजमा लोगों के लिए ईद से कम नहीं होता। इस रात बल्तिस्तान के बासी हाथों में मशल उठाकर और आसमान पर आग के फानूस छोड़कर नए तिब्बती साल का इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर मुकामी फनकार रिवायती तलवार डांस का भरपूर मुजाहरा करते हैं, जिसे देखकर शुरका भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। जश्न मिफंग की मुनासिबत से घरों में रिवायती पकवानों का एहतमाम भी किया जाता है। बल्तिस्तान के बासी सदियों से अपनी रिवायतों के नगहबान है और वो मुनफरिद अंदाज में साल नौ की खुशी मनाते हैं। जश्न मिफंग सर्दियों की तवील रातों को खैरबाद कहकर नए साल में खुशियों के साथ दाखिल होने का नाम है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सवात से खबर शामिल करेंगे, जहां बुद्ध मत की एक इबादतगाह के खंडरात मिले हैं जो 300 कबले मसीह के ज़माने के हैं। ये खंडरात अतालवी माहिरीन आसार कदीमा ने तलाश किए हैं। इलाकाई चीफ आर्कियोलॉजिस्ट अब्दुल समद खान ने बुद्ध मत की एक कदीम तरीन इबादतगाह के खंडरात की इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार दिया है। उन्होंने बताया कि इसी इलाके में गुज़श्ता बरस एक कदीमी हिंदू मंदिर के खंडरात को भी तलाश कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर और बुद्ध इबादतगाह के खंडरात से मालूम होता है कि इस इलाके में मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त की बुलंद सतह पाई जाती थी और ये एक कसीर सकाफती इलाका भी था। हिंदू और बुद्ध मज़ाहिब की इबादतगाहों के खंडरात की दरियाफ्तों में इस दौर के कदीमी सिक्के और मोहरें भी दस्तयाब हुई हैं। और नाज़रीन, सीपैक की तामीर से जहां पूरे मुल्क में खुशहाली आएगी, वहीं इसकी तामीर से तहसील पिंडी घेब में तरक्की की नई राहें खुलेंगी और रोजगार के मौके फराहम होंगे। सीपैक की तामीर तहसील पिंडी घेब में आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। मज़ीद तफसीलात से आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट से आगाह हूँ। सीपैक एक अजीम मंसूबा है। इसकी तामीर से जहां पर पूरे मुल्क में खुशहाली आएगी, वहीं पर तहसील पिंडी घेब के अवाम भी इससे काफ़ी मुस्तफीद होंगे। सीपैक की तामीर से तरक्की की नई राहें खुलेंगी और रोजगार के मौके फराम होंगे। हमारे इलाके में जो लोग मरीज होते थे, उनको जाने के लिए अस्पताल में, बड़े शहरों में जाने के लिए, पिंडी इस्लामाबाद जाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से सीपैक बना है, ये घंटों का फासला जो मिनटों में तय हो रहा है। सीपैक आने से ना सिर्फ इलाके के जो नौजवान हैं उनको रोजगार फराम हो गया, बल्कि कई तरक्याती काम भी होंगे यहाँ पर पूरे मुल्क में खुशहाली आएगी। इसी तरह पिंडी घेब के अवाम भी इससे काफ़ी मुस्तफीद होंगे। सीपैक की तामीर से पिंडी घेब शहर में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कैमरा टीम के हमरा आसिफ साबरी, PTV न्यूज़, पिंडी घेब, अटक। जी नाजरीन, जहां दर्जा हरारत में कमी हुई है, वहीं लंडा बाजारों में बिकने वाले मलबूसात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लंडा बाजारों में रश और खरीदारी का अहवाल आपको बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे नजीबुल्लाह। शहर लाहौर में सर्दियां शुरू होती ही मुतवस्सित और गरीब अफराद ने गर्म कपड़ों और जूतों की तलाश में लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ मार्केट्स में लंडा बाज़ार की रौनकी बहाल हो गई है। इस साल गरीब तबके को मायूसी का सामना है। इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात, कंबल, जूते, स्वेटर और जैकेट्स की कीमती दुगनी हो गई है। इसके बावजूद लोग यहाँ खरीदारी करने पर मजबूर है। पिछले सालों की निस्बत 2 गुना 3 गुना इजाफा हो चुका है, तो कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से वो जाहिर है इन पे भी असर पड़ेगा, और ये तो बाहर से आता है। बाजार कहीं से भी इतनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हैं, इधर से मिल जाती हैं। बच्चों को शूज़ मिल जाते हैं, वो भी सस्ते हैं बाजार की निस्बत। महंगाई के सबब मिडिल क्लास को भी लंडा बाज़ारों का रुख करना पड़ा है, जिसकी वजह से गर्म मलबूसात की कीमती मज़ीद दुगनी हो गई है। जब पहले बंडल खोलते थे ना 8,000 रुपये का, अभी बंडल खोल रहे हैं 13-14 हज़ार रुपये का, इसीलिए इधर भी महंगाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान में लंडा माल की मजमूई दरामदात का 50% हिस्सा अफगानिस्तान की मार्केटों में पहुंच जाता है। महंगाई की वजह से बाकी बाज़ारों की तरह लंडा बाज़ार की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। नजीबुल्लाह, PTV न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से अहम खबर के हवाले से आगाह करते चले। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, सबसे पहले आपको आगाह करें कि मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक, जो बात कर रही हैं DG महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर का आखिर है और इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी का जोर जो है वो बढ़ रहा है। बारिश ना होने की वजह से मज़ीद खुश्क सर्दी बढ़ रही है और सूरज निकलने के बाद जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है दिन में, मगर शाम में सर्द होती हैं और रातें ठिठरने वाली होती हैं। स्मोक की सूरत हाल क्या है, बारिशें कब होने जा रही हैं, इसका अहवाल जानते हैं DG मेट से। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद रियाज से पूछते हैं कि बारिशें कब होने जा रही हैं और इस साल बारिशें इतनी कम क्यों देखने में आई हैं। हमारे पास जो वेदर सिस्टम आए हैं वो डेफिशिएंट रेन प्रोवाइड किया हुआ है, नॉर्मल से कम। मानसून के दौरान स्लाइटली कुछ बेहतर हुआ कुछ महीनों में, लेकिन यह है कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मंथ साल में बिलो नॉर्मल रहा और अभी भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हम मतलब रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी एक वेदर सिस्टम इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं जो दिसंबर के आखिर में 25 से तकरीबन ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के रास्ते एंटर हो जाएगा और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश एक्सपेक्टेड है, अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। सर, आपने नवीद बारिशों की तो सुनाई है, बर्फ़बारी के शौकीन अफराद जिनको शौक है बर्फ़बारी का, बताएं मरी में कब स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है? इस सीज़न में जो आने वाला है इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर बलूचिस्तान के और शमाली इलाका जो आता है इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मरी में भी स्लाइटली हो सकती लेकिन कम चांसेस है। जी बिल्कुल, मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दिसंबर के आखिर में बारिशें होंगी, अच्छी बारिशें होंगी और तकरीबन हफ्ते का ये स्पेल होगा जिसमें अच्छी बारिशें देखने में आएंगी, जिससे मौसमी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक तफसीलात से आगाह कर रही थी। महकमा मौसमियात ने दिसंबर के आखिर में बारिशों की नवीद सुना दी है। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि आइंदा 12 घंटे के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। कम से कम रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। स्कर्दू -12 और लय में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हुमा मलिक और शाह नसीम को हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।